नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दून में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बैठक की है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केंद्र सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से जल्द काम शुरू करने को भी कहा। देश भर में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के दौरान उत्तराखंड को 2 नए ट्रैकिंग रूट मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी के जनकताल और नीला पानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इनमें से जादूंग से जनकताल जहां सरल ट्रैक है, वहीं नीला पानी से मुलिंगना कठिन श्रेणी का ट्रैक है। इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद पड़ी इस घाटी में पर्यटन के लिए नए आयाम खुलेंगे, जिसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा हर्षिल घाटी में प्रस्तावित दौरे में जिले के पर्यटन को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जग गई है। कि 2 ट्रैक जो हैं वो जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन करे जाएंगे। चीन सीमा से सटा हुआ ये चीन सीमा को जोड़ने वाले दर्रे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हैं। जो 2 नए ट्रैक आप उद्घाटन कर रहे हैं, इससे एक तो प्रदेश को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो मैं उनको समझ पाया हूँ, अपने हर किस्म के बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं। किसी भी किस्म से कोई बॉर्डर पे फुर्सत पहुँचने में कहीं दिक्कत ना हो, तो मैं समझता हूँ ये निर्णय इतने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री ले रहे हैं और बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा बढ़ेगी और पर्यटन क्योंकि बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी भी प्रदेश की ठीक होगी। अच्छा, उत्तराखंड देखने को मिल रहा है। लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी इन 2 दर्रों का जब उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो साहसिक पर्यटन है वो जो है बढ़ेगा, उससे उनके रोजगार में एक वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ ये है कि पहला जो जत्था जाएगा वो निम और आईटीबीपी के जत्था जो है पहली बार 1962 के बाद इसमें रवाना होंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए 1962 के बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का राज रहा, उन्होंने कोई डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी का कार्य सिर्फ डेवलपमेंट की ओर है। उत्तरकाशी की जनता उत्साहित होना स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ इन सब कार्यों से जो पलायन होता है उस पर भी रोक रहेगी और पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी ठीक होगी, तो पलायन भी प्रदेश का रुकेगा और अगर पलायन रुकेगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप से होगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां सदन के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सदन में भी विपक्ष के विधायकों का प्लान तैयार है। विपक्ष के तेवर देखकर तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी आया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन में इस बार कांग्रेस मुद्दों को उठाएंगी, लेकिन सरकार का प्रयास कांग्रेस के मुद्दों से बचने का होगा। कांग्रेस के सवालों को बीजेपी सरकार फेस नहीं करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार के पास कांग्रेस के सवालों का कोई जवाब तक नहीं है। देखिए, आज कार्यकर्ता समिति की बैठक संपन्न हुई है और हमारी मांग रही है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको हम बखूबी सदन में उठा सकें। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने समय अवधि को लगातार कम करने का काम किया है। सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बहस नहीं कराना चाहती और आज के बड़े मुद्दे हैं जैसे मूल निवास, सशक्त भू कानून, भ्रष्टाचार, प्रीपेड मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर,
किसानों को आज भी गन्ने का, धान का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है। गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। रोजगार के बारे में सरकार खामोश है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, लेकिन आज तक उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। विकास ठप सा पड़ गया है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 5 बजे होनी है। हम विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक राय बनाएंगे किन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में देना है, और उसके आधार पर सदन में नियमों के अंतर्गत सूचनाओं को शामिल करेंगे। लेकिन कल से लगातार हम सत्रावधि बढ़ाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, और हम चाहते हैं कि इसको कम से कम 15 दिन का। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगला सत्र कम से कम 10 दिन का हम करेंगे, और आज देखने को मिला है कि जो एजेंडा आज पेश किया गया है उसमें कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है उसमें 18, 19, 20, 21 और 22, 23 अवकाश, 24 तारीख को तक का इन्होंने एजेंडा निर्धारित किया है। हमने आज भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री से कहा है कि समय को बढ़ाया जाए, और सोमवार का दिन तो कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल का दिन है, क्वेश्चन डे है, तो हम कैसे कहें कि सोमवार के दिन भी सदन नियमित रूप से चलेगा? इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम अगली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे बेल में जाना पड़े, चाहे कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, इस मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आहूत हो गया है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले बीते रोज विधानसभा में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने होने वाले बजट सत्र से पहले कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। अमूमन सत्र जितने दिन चलाना चाहिए, सरकार की ओर से सत्र को उतना दिन नहीं चलाया जाता है और विधायकों के सवाल रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र ज्यादा से ज्यादा दिन चलाया जाना चाहिए ताकि विधायक जनता की बात सरकार तक पहुंचा सके। देखिए, बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखने वाली बात होगी कितने दिन ये सत्र चलता है। अमूमन सत्र जितना चलना चाहिए साल भर में उतना चलता नहीं है, और क्योंकि इस सत्र में तमाम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, गन्ना किसान से संबंधित हो, आपदा में मदद नहीं की गई उसके संबंध में हो, महिला अपराध हैं उसके विषय में हो, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चंस उठेंगे, स्मार्ट मीटर पे क्वेश्चंस उठने हैं, और यूसीसी में जो धाराएं ऐसी हैं जो समाज को नुकसान करने वाली हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और विवाह विच्छेद और विवाह पंजीकरण, ये ऐसे विषय हैं जिस पर निश्चित ही इस बार गर्मा गर्मी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। आज विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों का आयोजन हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को हर गाँव और हर ब्लॉक में खेल मैदान बनाना चाहिए। आपने सरकार की तारीफ की है, किस तरह से देखते हैं? अच्छे काम होते हैं तो उसकी तारीफ करना भी जो है जरूरी है, और गलत होता है तो उसका विरोध करना भी हमारा जो है कर्तव्य है। और ओलंपिक का जो गेम हुआ है उत्तराखंड में, ये बहुत अच्छा हुआ और उत्तराखंड के युवाओं के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गाँव के हर जो है ब्लॉक स्तर में या उस पर या तहसील स्तर पे मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए, जिससे कि आने वाले समय में
इस राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम यहाँ के बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है देश और विदेशों में रोशन करें, ये मेरी जो है उनसे उम्मीद है और आशा है। और मैं उनसे कहूँगा भी कि खेल मैदानों का निर्माण होना चाहिए। और आजकल जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, अगर गांव में खेलने को मैदान होगा तो निश्चित तौर पर वो खेल की ओर अग्रसरित होंगे, उससे माहौल भी सही होगा और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्र होकर प्रदर्शन किया है। उपरांत शहर में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली गई। वहीं बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब का खून चूसकर बिजली विभाग को अडानी के हाथों बेचना चाहती है। यहां तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीब किसान के घर स्मार्ट मीटर लगाकर उनका खून चूसना चाहती है। सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करने के उद्देश्य से घर घर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ उनका विरोध विधानसभा सत्र के दौरान भी जारी रहेगा। इसको कभी सरकार कहीं घुमा देती है, कहीं घुमा देती है। ये लड़ाई किच्छा से प्रारंभ हुई है, आज पूरे उत्तराखंड में नहीं देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं पंजाब गया, वहाँ भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल उत्तरपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे किसान संगठनों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न जो राजनीतिक दल है और जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक या जो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं वो अपनी पार्टी के अंदर विरोध करें। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, गरीबों को बचाने की लड़ाई है, व्यापारियों को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इन मीटरों को नहीं लगने दिया जाएगा। ये आज हम लोगों ने अडानी और जो प्रीपेड मीटर है उसकी शव यात्रा निकाली है और यहाँ शमशान घाट के बाहर लाके उसका संस्कार किया है। जिस तरीके से ये सरकार सब लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है, क्षेत्र की जनता के ऊपर जो बोझ डाल रही है, जो प्रीपेड मीटर लगाने का इनका प्लान है पूरा, आगे चल के जो अभी कह रहे हैं स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है, तो आगे चल के प्रीपेड बनेगा। जब तक हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आएगी। तो ये जनता के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से आज इसके खिलाफ हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन मुझे लगता है प्रदेश भर में फैलेगा और प्रदेश भर में स्मार्ट विद्युत मीटर पर प्रदेश की राजनीति चरम पर है। बीते दिनों किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, तो अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्मार्ट विद्युत मीटर को गरीबों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। माहरा ने कहा कि समूचे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम एक विशेष औद्योगिक घराने की कंपनी को मिला है। इस औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रदेश में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को हटाकर अब एक बार फिर स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कहीं न कहीं विभाग और आमजन के बीच हमेशा तालमेल की कमी बनी रहेगी। देखिए, विरोध करने की बात ही अभी 1 साल सवा साल पहले ही मीटर लगे हैं और उन मीटर्स को हटा के फिर एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है क्योंकि एक उद्योगपति घराने को मदद करनी है। और खुद बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने इस पर प्रश्न उठाया, हालांकि उनको डांट पड़ गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया है खजनदास जी ने। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जो संबंध था विभाग और आम जन में वो टूटेगा। कई जगह ऐसा है और खासकर काश्तकारों में देखा जाता है, किसानों में, कि महीने साल के कम से कम 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दिक्कत में वो रहता है। जब वो बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, गुड़ाई निराई के लिए उसका पैसा खर्च होता है, लेबर में उसका पैसा खर्च होता है, उस समय बड़ी तंग स्थिति में किसान रहता है। और अक्सर ये देखा जाता है तो 2-2 महीने तक वो अपना बिजली का भुगतान नहीं करता था, लेकिन बिजली नहीं कटती थी और बाद में इकट्ठे वो 3 महीने का भुगतान कर देता था तो चलता था। लेकिन इस स्मार्ट मीटर में वही होगा, फ़ोन में आपका रिचार्ज ख़त्म, बातचीत ख़त्म, रिचार्ज ख़त्म और बिजली ख़त्म। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है और एक विभाग और उसका जो सामंजस्य था उसको कमी होगी। और भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस तरीके की स्थितियों को या वस्तुस्थिति को वो झेल सके, क्योंकि यहाँ लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और अपर कास्ट के जो क्लास के लोग हैं वो लोग भी रहते हैं। लेकिन हमको सबको साथ लेके चलना है और स्मार्ट मीटर मुझे लगता है गरीब की कमर तोड़ने वाला मीटर साबित होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।